हेलो बच्चों, आज हम कक्षा छठी का दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है बचपन। इस पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती है। जैसे कि शीर्षक से ज्ञात होता है कि लेखिका हमें उनके बचपन के बारे में बताना चाहती है। इस पाठ में उन्होंने अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। जैसे लेखिका के बचपन के दिनों में रेडियो और टेलीविजन की जगह कुछ घरों में ग्रामाफोन होते थे। आइसक्रीम को कुल्फी कहा जाता था। लेखिका के बचपन के दिनों में लोग कचौड़ी समोसे खाते थे, जिसकी जगह पैटीज और पिज़्ज़ा ने ले ली है। लेखिका के बचपन में फालसे और खसखस के शरबत का प्रचलन था। उनके समय में पेप्सी कोक नहीं मिलती थी। लेखिका कृष्णा सोबती का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों शिमला विकसित होने लगा था। वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी अच्छी दुकानें खुल गई थी। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुंचना और उतरकर मॉल जाना, ये सब घटनाएं बहुत सुखद थी। संध्या के समय रिज पर बढ़ती रौनक, मॉल के दुकानों की चमक, ये सब शिमला की खूबसूरती की झलक दिखाते हैं। लेखिका ने इस संस्मरण में 2 बार सरवर का नाम लिया है। सरवर वैसे तो प्रधान या सर्वश्रेष्ठ को कहते हैं, लेकिन सरवर का नाम यहाँ लेखिका ने संकेत के रूप में लिया है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, अतः संभव है कि सरवर कोई पत्रकार, उनका मित्र लेखक या हम पाठक भी हो सकते हैं जिन्हें वह अपनी जीवनी सुना रही है। इस पाठ में लेखिका ने कुछ कठिन शब्दों का भी प्रयोग किया है जिनका अर्थ मैं आपको समझाना चाहूँगी। जैसे फ्रिल, जिसका अर्थ है झालर, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, कैस्टर ऑयल, इसका अर्थ है अरंडी का तेल। खुराक होता है एक निश्चित मात्रा। स्टॉक, संग्रह, किसी चीज़ का संग्रह करना या भंडारा लगाना। बुरकना, चूरन जैसी चीज, वस्तु को छिड़कना। छुटपन, छुटपन का मतलब अर्थ होता है बचपन। कमतर, कमतर का अर्थ है ज्यादा छोटा, लघु, बहुत ही छोटी चीज। हष्ट पुष्ट, हष्ट पुष्ट का अर्थ है तगड़ा होना, हटा कटा होना। कोलाहल, कोलाहल का अर्थ है शोर, हंगामा, हल्ला। अटपटा, अटपटा होता है टेढ़ा होना, कठिन होना, उटपटांग बोलना। आश्वासन, आश्वासन का अर्थ है भरोसा। खींचना, खींचना का अर्थ है झुंझलाना, क्रोधित होना। सहल, सहल होता है आसान। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ आरंभ करते हैं जिसका शीर्षक है बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरविकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पे भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े फोटो वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फट टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और एक अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगा लेते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। अब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता। ये एक मुश्किल काम था।
शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामाफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वैगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजे ले ले खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, कट्ठे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसबरी, कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुन जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पूड़ियाँ जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पूड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी, लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से तली तक पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम, ये गाना उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लाई रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्य अस्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक की भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उबरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी नहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक बारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, ये देखो, और वो गायब। उसकी स्पीड भी इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। ये वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात को टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा।
जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में आकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया है वह टोपा, खाली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। आशा है बच्चों आज का पाठ आपको समझ आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।